वरुण अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा और अपनी कंपनी पहुंच गया। आज वह कई दिनों बाद अपनी कंपनी जा रहा था, इसीलिए जल्दी पहुंचना चाहता था क्योंकि काम बहुत सारा था। लेकिन किसी कारण से रोड जाम था, जिस रास्ते से वह रोज जाया करता था। वरुण ने अपनी गाड़ी एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ने की सोची ताकि वह जल्दी से कंपनी पहुंच सके। ये रास्ता कच्चा था, यहाँ कुछ टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी जो गरीब लोगों की बस्ती लगती थी। झोपड़ियों के बाहर कुछ फटे और पुराने कपड़े लटके हुए थे, जिन्हें न जाने कितने साल से पहना जा रहा होगा। यह देखकर वरुण सोच रहा था, जिन चीज़ों को अमीर लोग यूं ही फेंक देते हैं, वह किसी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। वह अपनी सोचों में गुम गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ एक पुरानी सी चाय और समोसे की दुकान पर गई, जहाँ पर एक 9 साल का बच्चा बैठा हुआ था। कपड़ों पर हल्की धूल थी, चेहरे पर मासूमियत और बेबसी थी। दुकानदार फिलहाल कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए बच्चा अकेले बैठा था। तभी वरुण ने उस दुकान पर जाने का फैसला किया। अपनी सफ़ेद कार से उतरा। वरुण को वैसे भी अक्सर छोटे स्टॉल से खाना खाना पसंद था, क्योंकि उसकी सोच थी कि जब हम छोटे दुकानदारों से ख़रीदते हैं तो हम अपने थोड़े पैसे तो बचा ही लेते हैं, लेकिन उस दुकानदार का मुनाफा भी हो जाता है और उनका रोज़गार बढ़ता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है हमेशा छोटी दुकानों या ढाबों पर खाना चाहिए, जिससे उनके रोज़गार को बढ़ावा मिले। वरुण ने इधर उधर देखा और फिर उस बच्चे से पूछा, भाई साहब कहाँ हैं? बच्चा बोला, अंकल वो कुछ सामान लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। वरुण मुस्कुराया और बोला, बेटा पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या समोसे मिल सकते हैं? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर कुछ पल रुककर धीमी आवाज़ में बोला, साहब आप मत खाइए ये समोसे, ये आपके लिए नहीं है। वरुण चौंक कर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्यों बेटा, इनमें कुछ खराबी है क्या? बच्चा फिर कुछ नहीं बोला। वरुण उसके पास बेंच पर ही बैठ गया और बहुत नरमी से बोला, बेटा क्या बात है, क्या इन समोसों में कुछ खराबी है? सच सच बताओ। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें वरुण की आंखों में डालकर कहा, नहीं साहब, ख़राब तो नहीं है, पर अगर आपने खा लिए तो आज मैं और मेरी छोटी बहन शायद भूखे ही सोएंगे। ये सुनते ही वरुण जैसे सन्न रह गया। उसका दिल एकदम से कांपा। बेटा तुम कौन हो? क्या ये दुकान तुम्हारे पापा की है? बच्चा थोड़ी देर फिर चुप रहा, फिर बोला, नहीं अंकल, ये दुकान तो प्यारे अंकल की है। वो हमें रोज़ बचे हुए समोसे दे देते हैं, जो हम भाई बहन खा लेते हैं और रात को हम सो सकते हैं। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। बच्चे की बात ने वरुण को हिलाकर रख दिया था। उसने फिर से बच्चे से सवाल किया, ऐसा क्यों बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा बोला, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत के बाद पापा बहुत बदल गए हैं। दिन रात शराब पीते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं। अब हम अपनी ही देखभाल खुद ही करते हैं। वरुण की आंखें नम हो गई थी। उस पल उसको न केवल बच्चे की भूख दिखाई दी, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई भी महसूस की। और कई कई दिन घर नहीं आते। मैं और मेरी बहन रानी बस ऐसे ही दिन काट रहे हैं। स्कूल भी छूट गया है, पर क्या करें, उसे भूख बहुत लगती है, छोटी है ना। इतना कहते कहते बच्चे की आंखें पूरी तरह भीग गईं, पर उनकी आंखें भी अब नम हो चुकी थी। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा सबसे पहले तो ये समोसे तुम खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ। दुकानदार आएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। बच्चा मना करता रहा, नहीं साहब, अंकल वैसे ही हमें दे देते हैं, आप पैसे ना खर्च करो। लेकिन वरुण ने उसको ज़बरदस्ती वह समोसे हाथ में दिए। बेटा भगवान ने शायद मुझे इसी दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा दिया है, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। इतने में उस लड़की की बहन रानी भी आ गई। छोटी दुबली पतली सी, पाँव में टूटी चप्पल, बाल बिखरे हुए, फ्रॉक भी नीचे से कुछ फटी हुई सी थी। वरुण से रहा नहीं गया। रानी के सिर पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, बेटा क्या भूख लगी है? रानी ने मासूम चेहरे से सर हिलाते हुए कहा, हाँ। बोला, अगर उसकी माँ आज जिंदा होती तो शायद वह बच्चे ऐसे कभी ना होते। इतनी देर में दुकानदार भी आ चुका था और वह वरुण को बच्चों से बात करते हुए देख रहा था। दुकानदार खुद भी कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर वरुण से बोला, साहब जब तक मेरे पास समोसे हैं ये बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इनकी मदद करेंगे तो फिर तो इनके भाग्य चमक जाएंगे। वरुण ने अपने बटुए से 1000 रुपये निकाल कर दुकानदार को दिए और कहा,
ये उन बच्चों के खाने के नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं पर बोलते कुछ नहीं। ये सुनकर वहाँ खड़े 2-3 और लोग भी भावुक हो गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन बच्चों की ज़िंदगी बदल डाली। वरुण का दिल अब बेचैन हो चुका था। उन दोनों बच्चों की बेबसी, लाचारी, भूख ने वरुण को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसने उस दुकानदार प्यारेलाल से धीरे से कहा, क्या आप मुझे इन बच्चों के घर ले चल सकते हैं? क्या आप मुझे इन बच्चों के घर ले चल सकते हैं? प्यारेलाल बोले, साहब, घर तो कहने को है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। उसके बाद वरुण प्यारेलाल के साथ उन बच्चों को लिए उन बच्चों के घर की ओर चल पड़ा जहाँ बच्चे रहते थे। सड़क के दोनों ओर झोपड़ियाँ थीं, टीन की चादरें, पुराने बोरे और मिट्टी की दीवारें, और उन्हीं के बीच एक टूटी सी झोपड़ी के सामने वह बच्चे रुके। वरुण ने जब उस झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा, वरुण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निचोड़ दिया हो। वो एक पल को अंदर गया। ना कोई बिस्तर, ना बिजली, ना पंखा, बस एक चूल्हा और दीवार से लगी 2 थालियाँ थी। ज़मीन पर पड़ी एक बोरी ही बच्चों का बिस्तर थी, और कुछ टूटी फूटी सी फटी हुई किताबें एक कोने में सिमटी पड़ी थी। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चुप रहा तो मेरा इंसान होना अधूरा रह जाएगा। तभी बगल की झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकली, झुकी कमर, सफ़ेद बाल, और बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बहुत उम्मीद के साथ वह बूढ़ी औरत बोली, बाबूजी, आप इनके लिए आए हैं क्या? मैं जानती हूँ इन बच्चों का क्या हाल है। इनकी माँ मेरी बहन जैसी थी। जब तक जिंदा थी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से वह नहीं रही, ये बच्चे जैसे अनाथ हो गए हैं। इनका बाप अब शराब में डूब चुका है। कई बार रात भर घर नहीं आता। वरुण ने उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, क्या आप इन बच्चों की देखभाल कर सकती हैं? मैं आपको हर ज़रूरी मदद करूँगा। बस आप मुझे इतना भरोसा दिलाइए कि ये बच्चे अब भूखे ना सोएं। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, बच्चों को पालने के लिए रिश्ता नहीं, ममता चाहिए होती है, और वो मेरे पास है। मैं इन बच्चों को अपने पोते पोती जैसा मान लूँगी। विवेक ने जेब से 5,000 रुपये निकाले और अम्मा को दिए। अम्मा, ये कुछ शुरुआती मदद है। स्कूल की फ़ीस, कपड़े, खाना सब कुछ मैं देखूँगा। हर हफ्ते आकर मिलूँगा और इनका भविष्य में बदल कर रहूँगा। अम्मा की आंखें सजल थी, लेकिन अब उनमें उम्मीद की लौ थी। वरुण ने उसी दिन एक लोकल स्कूल जाकर बच्चों का दाखिला करवाया। कुछ कपड़े, एक टेबल, एक पंखा और एक सोलर लाइट की व्यवस्था की, और जाते जाते वो दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम दोनों को अब किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भूख, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, दुकानदार और बूढ़ी अम्मा उसे जाते हुए देखते रह गए, जो उन सभी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सहारा बनकर आया था। उन बच्चों की ज़िंदगी में एक नई सुबह ने जन्म लिया, बिना सूरज के, पर पूरी रोशनी के साथ। 3 दिन बीत चुके थे। वह बच्चा बंटी और उसकी बहन रानी अब अम्मा के साथ रह रहे थे। सुबह स्कूल जाते, शाम को पढ़ाई करते, और अब उनके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान लौट आई थी जो कब की खो चुकी थी। उनके घर में रोशनी हो चुकी थी, भूख की आग बुझ चुकी थी, और नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। उन बच्चों का भविष्य सुनहरा होता दिख रहा था। और फिर एक शाम झोपड़ी के बाहर किसी के डगमगाते हुए कदमों की आवाज़ आई। अम्मा ने देखा, सामने वही था, बंटी और रानी का पिता किशोर। गंदे कपड़े, बिखरे बाल, चेहरे पर थकान और आंखों में झिझक लिए वह अपनी झोपड़ी में आया। अम्मा चुपचाप उसे देखती रही। वह अब नशे में नहीं था। वह एक टूटा हुआ इंसान ज़रूर लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? रानी दरवाजे के पीछे डरी सहमी सी निकल कर आई। तभी किशोर का ध्यान झोपड़ी में जल रही लाइट पर गया। वो जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घर में सोलर लाइट जल रही थी, टेबल पर किताबें रखी थी, बच्चों के पास नए बैग थे, और अम्मा उनके लिए खाना बना रही थी। उसे ये सब एक सपना सा लगा। उसने एकदम से अम्मा से पूछा, अम्मा, ये सब? वह अपना पूरा सवाल कर भी न सका। तभी अम्मा बोली, कहते हैं ना बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। बस उसी ने अपने एक नेक दिल बंदे को इन बच्चों का सहारा बनाकर भेज दिया। तुम्हें तो इनकी चिंता थी नहीं। अम्मा ने नाराज़गी जताते हुए धीरे से कहा, पत्नी के चले जाने के बाद तुमने तो इन पर ध्यान देना था, लेकिन तुमने तो इन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया।
जो एक समय की रोटी तुम कमाते थे वह भी तुमने इन बच्चों से छीन ली। बीते हुए समय का असर अम्मा के दिल पर अभी भी था। बेटा, कहने को मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और मुझे इतना हक नहीं, लेकिन मैं अपने हक से ज़्यादा कह गई। बुरा लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन मैंने सच ही कहा है। किशोर चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो। उसकी आंखें भर आईं। फिर भारी आवाज़ में बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अम्मा। पत्नी के जाने का दुख तो था, पर मैंने बच्चों से भी मुंह मोड़ लिया। शराब में मैंने सब कुछ डुबो दिया। अब मेरे लिए सुधरने का कोई क्या बचा है? अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जितनी जिंदगी बची है उतनी बहुत है। अगर तुम चाहो तो फिर से एक अच्छे पिता बन सकते हो। किशोर की नज़र अपनी 5 साल की बेटी रानी पर गई, जो बड़ी शौक और ध्यान से अपनी किताबें पढ़ रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए किशोर ने उसी पल खुद से एक वादा किया कि आज से वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। वो मजदूरी करेगा, ईमानदारी से कमाएगा और बच्चों को खुद संभालेगा। वो अगले दिन ही सवेरे पास की जगह पर काम ढूंढने निकल गया। काम कम था, मजदूरी थोड़ी थी, पर उसके लिए काफ़ी थी। हर शाम को जब वो घर लौटता तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता। एक चॉकलेट, एक पेन या रानी के लिए चोटी की रबड़। कभी उनका होमवर्क देखता, कभी उनके कपड़े धोता, खुद से बच्चों को नहलाता। वह भी एक अच्छा पिता बनना सीख रहा था। 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। दूसरी ओर वरुण इन 15 दिनों में रानी और बंटी के पास नहीं आ सका था, लेकिन उसने अपने ऑफिस के चपरासी के द्वारा उन बच्चों के खर्च के पैसे भिजवाए थे। बंटी और रानी अब हर सुबह साफ कपड़ों में स्कूल जाते थे। उनके टिफिन में अम्मा के हाथों का बना खाना होता था और किशोर रोज सुबह मजदूरी पर जाया करता था। उसके हाथों में छाले थे, बदन पर थकावट थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शराब की लाली नहीं होती थी, बल्कि उसकी जगह बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने के सपनों ने ले ली थी। और फिर आया वो दिन, जिस दिन वरुण दोबारा उस गली में पहुंचा। वरुण के साथ एक बैग था। उसमें बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स थे, 2 नई ड्रेस और कुछ खाने की चीज़ें। लेकिन जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा, तो जो कुछ उसने देखा, तो वह कुछ पल के लिए वहीं थम गया। झोपड़ी के बाहर किशोर बैठा था, जो मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीना और पास में रखा हुआ एक छोटा सा दोपहर का खाना। बंटी पास में बैठा होमवर्क कर रहा था और रानी राजेश के कंधे से लिपटी हुई थी। विवेक कुछ पल खड़ा यह नज़ारा देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहा। फिर धीरे से आवाज़ दी, किशोर जी। किशोर ने जैसे ही मुड़कर देखा, एकदम से खड़ा हो गया और हाथ जोड़ते हुए हिचकिचाते हुए बोला, साहब, आपने इतनी दया की इन बच्चों पर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैंने तो पिता होकर भी अपना फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभाया और आपने इनको इतना बड़ा सहारा दिया। कहते कहते किशोर की आंखें भर आईं, तो वरुण ने आगे बढ़कर उसके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। कहने लगा, देर आए दुरुस्त आए। मुझे पता चला था तुम्हारे बारे में, इसीलिए मैं इतने दिन नहीं आया, क्योंकि सहारा बनना और पिता बनना दो अलग बातें हैं। जो तुम इन्हें दे सकते हो, वो मैं इन्हें कभी नहीं दे सकता। दौलत से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते और ना ही प्यार खरीदा जा सकता है। मैं तो देखना चाहता था कि तुमने अपना वादा निभाया या नहीं। राजेश ने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, साहब, मैं आज खुद को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अगर उस दिन आपने बंटी की मदद ना की होती और इस घर तक ना आए होते, तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास ना होता और मैं आज भी शराब पिए किसी फुटपाथ पर पड़ा होता। इतना कहकर वह वरुण के पैरों में झुकने लगा, लेकिन वरुण ने फौरन उसे थाम लिया। नहीं किशोर जी, आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैं बस एक जरिया था। आज एक लंबे समय बाद किशोर खुलकर मुस्कुराया था। उसके बाद वरुण ने बंटी और रानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनके लिए जो सामान लाया था उन्हें वह दिया और कुछ देर उनसे बात की और फिर वहाँ से चल दिया। आज जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ कल्याणी जी खाना खाते समय उससे बोली, क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारने का इरादा है? मैं तुझे कह कह कर थक चुकी हूँ कि अब तू शादी कर ले, लेकिन तुझे मेरी बात माननी ही नहीं है। वरुण ने मुस्कुराकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया और उनसे वादा किया, माँ, जल्दी ही मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूँगा। बस थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं एक संस्था बनाने जा रहा हूँ जो सभी गरीबों और ख़ासकर गरीब बच्चों के लिए है।
बस मेरा ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद जो आप कहोगी मैं मानूंगा। वरुण खुद भी सोच रहा था कि उसकी माँ दिन भर घर में अकेली रहती है। नौकरों पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी माँ को एक सहारे की ज़रूरत है, लेकिन वह अपने काम में इतना मगन था कि अभी वह शादी के लिए सोच भी नहीं सकता था। अगर उसके बस में होता तो वह इस समाज से गरीबी मिटा देता। फिर भी जितना उसके बस में था वह उससे कहीं ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वह रात को सिर्फ 5 घंटे सोता, बाकी के 19 घंटे वह भागदौड़ में लगा रहता था। कंपनी में आज उसने एक मीटिंग रखी थी जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बात करने वाला था। उसने सारी योजनाएं अपने ऑफिस के कर्मचारियों को बता दी थी। उस पर काम भी हो चुका था। उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी थी। उसमें एक आश्रम बनाया गया था और जिसमें हर तरह की सुख सुविधा थी। बस अब जितनी भी गरीब और बेसहारा लाचार लोग थे उन्हें यहाँ पर लाना था। उसका यह काम लगभग पूरा हो चुका था। तभी उसके ऑफिस में एक आश्रम की डायरेक्टर आई थी। वह वरुण से अपने आश्रम के लिए कुछ मदद मांगना चाहती थी। चपरासी ने वरुण को आकर बताया तो उसने उस लड़की को अपने केबिन में बुलाया। उस लड़की का नाम कनिका था। अपने नाम की तरह ही वह सुंदर और सुशील भी थी। कनिका को देखते ही वरुण को लगा जैसे वह अपनी माँ की इच्छा जल्दी ही पूरी कर सकेगा, क्योंकि कनिका बिल्कुल उसी की तरह सोच रखती थी। सब कुछ होने के बाद भी, एक दौलतमंद पिता की बेटी होने के बाद भी वह आश्रम में गरीब और बूढ़े लोगों की सेवा करती थी। उसे ये सब करने में बहुत सुकून मिलता था। बस यही बात वरुण के दिल में घर कर गई और उसने फैसला कर लिया कि जल्दी ही वह कनिका से शादी के बारे में बात करेगा। वरुण ने आश्रम के बाहर के कामों की जिम्मेदारी किशोर को दी थी, जिससे वह अच्छी आमदनी भी कर सकता था और आश्रम का सारा खर्च तो वरुण की कंपनी ही उठा रही थी। जल्दी ही वरुण ने अपनी माँ को कनिका के रिश्ते के लिए भेजा और कनिका के पिता भी वरुण से मिलकर बहुत खुश हुए। बस फिर क्या था, शादी की तारीख पक्की कर दी गई। सभी को दावत दी गई थी। वरुण ने किशोर, बंटी, रानी और अम्मा जी को स्पेशल दावत दी थी और उन्हें ज़रूर आने के लिए कहा था। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए थे कि वरुण की शादी हो रही है। रानी चहकती हुई बोली थी, मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगी अंकल। वरुण ने भी मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम ज़रूर आना और सबको अपने साथ लेकर आना। अम्मा जी ने हिचकिचाते हुए वरुण से कहा, बेटा बुरा ना मानो, लेकिन तुम्हारी शादी में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, हमारा वहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारी हद इसी झोपड़ी तक रहने दो। अम्मा जी की ये बात सुनकर वरुण ने कहा, नहीं, मैं उन अमीरों में से नहीं हूँ जहाँ पर अमीर गरीब में फ़र्क किया जाए या पैसे वाले को इज्जत दी जाए और जिसके पास कम पैसा हो उसको सम्मान ना दिया जाए। आप मुझ पर भरोसा रखो अम्मा, आपके आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूँगा। आप मेरी भी अम्मा हो ना। ये सुनते ही अम्मा की आंखें भीग गईं। भीगी आंखों से सर हिलाते हुए उन्होंने वरुण से आने का वादा किया। शादी का दिन भी आ चुका था। उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ रौनक थी। किशोर अम्मा जी और बच्चों को लेकर पहुंचा तो वरुण और कनिका स्टेज पर बैठे हुए थे। अम्मा जी बड़ी खुशी खुशी वरुण को बधाई देने उसके पास जाना चाहती थी। तभी उनकी नज़र कल्याणी जी पर पड़ी। कल्याणी जी को देखते ही अम्मा जी के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उनको एक झटका लगा। वह वहाँ से वापस जाने लगी तो वरुण ने उन्हें देख लिया। वह उठकर उनके पास चला आया। अम्मा जी कुछ घबराई हुई सी थी। तभी कल्याणी भी वरुण के पीछे पीछे चली आई। अब जब उनका सामना अम्मा से हुआ तो कल्याणी जी की आंखें फटी रह गईं। अम्मा को देखकर उनके मुंह से निकला, शोभा तुम यहाँ? वरुण कुछ समझ नहीं पा रहा था। अपनी माँ से बोला, आप एक दूसरे को जानती हैं क्या? अम्मा से कुछ बोला नहीं जा रहा था तो कल्याणी जी के चेहरे के भाव गंभीर थे। अम्मा जी ने कल्याणी जी की तरफ हाथ जोड़े, लेकिन तभी कल्याणी ने ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा वापस जाने लगी। कल्याणी ने जल्दी से अम्मा को गले लगा लिया। वह दोनों फूट फूट कर रोने लगी। वरुण भी स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, ये सब क्या है माँ, कुछ बताइए तो। कल्याणी जी ने बताया, बेटा ये तुम्हारी मौसी हैं, मेरी छोटी बहन। अम्मा जी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए वरुण के सिर पर हाथ फेरा। फिर वरुण की परेशानी देखते हुए अम्मा जी बोली, बेटा इंसान ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी गलतियाँ करता है
जिसका उसको तुरंत ही भुगतान करना पड़ता है। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी, जो हमारे पिता को मंजूर नहीं था। मैं घर से बिना कुछ कहे चली गई और अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। मेरी शादी को 2 साल गुजरे थे कि मेरे पति की मौत हो गई और तब से मैं उस झोपड़ी में अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बस ज़िंदगी ने मुझे अच्छे पड़ोसी दिए, जिन्होंने मुझे रोटी की कमी ना होने दी, वरना तो न जाने मेरा क्या होता। अपने घर लौटने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, ना अपनों का सामना करने की। वह रो रही थी और बता रही थी। कल्याणी जी ने फिर से उनको गले लगाया और अब ये एक बहुत खुशी का मौका बन गया था। कल्याणी जी की बिछड़ी हुई बहन उन्हें इस तरह मिलेगी, उन्होंने भी कभी सोचा भी नहीं था। वरुण भी कहने लगा, मैं इतने दिनों से आपके पास आ रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं चला कि आप मेरी अपनी मौसी हो, क्योंकि मैंने कभी आपका फ़ोटो भी नहीं देखा था। तभी किशोर बीच में बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। वरुण ने कहा, अब तो खाओ पियो। और फिर उस दिन शादी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। कल्याणी जी ने अपनी बहन को अपने पास रखने की बात कही तो उन्होंने कहा, नहीं दीदी, मेरी ज़िंदगी अब वही है, मुझे उसी में सुकून मिलता है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मुझे आवाज़ लगा लेना, मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। अब कनिका और वरुण ने मिलकर अपने बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कामों में भी खूब तरक्की की और लाखों गरीबों की दुआएं अपनी झोली में डाली। यह गरीबों की दुआएं ही थी कि वरुण की कंपनी विदेश तक फैल गई थी। वक्त गुजरा, वरुण को बंटी और रानी से एक अलग ही लगाव हो गया था। समय गुजरने के साथ साथ उम्र भी बढ़ रही थी। रानी और बंटी अब जवान हो चुके थे और वरुण और किशोर अब बूढ़े हो चले थे। उसने दोनों का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में कराया। गली की वो टूटी फूटी झोपड़ी अब एक मकान बन चुकी थी। बंटी अब एक इंटर कॉलेज में पहुंच चुका था। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब उसकी आंखों में एक सपना भी था। मैं बड़ा होकर उन बच्चों के लिए काम करूंगा जो कभी किसी को कह नहीं पाते कि उन्हें भूख लगी है। इसी दौरान कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई। हर विद्यार्थी को मंच पर आकर अपनी ज़िंदगी की एक कहानी साझा करनी थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल शांत हो गया। वो मंच पर पहुंचा, हाथ में माइक लिया, कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर बोला, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं उसी गली से हूँ जहाँ हर तीसरे घर में भूख और अंधेरा एक साथ बैठते हैं। मैं वही बच्चा हूँ जो एक दिन समोसे की दुकान पर बैठा था और एक अमीर आदमी से कहा था, साहब ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दिन अगर वो समोसे बिक जाते तो मेरी बहन भूखी ही सो जाती। पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। मेरी माँ की मौत ने मेरे पिता को तोड़ दिया था और उनके टूटने ने हमें लगभग बर्बाद कर दिया। लेकिन एक अनजान इंसान एक फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आया और उसने सिर्फ हमें खाना नहीं दिया, हमें जीने की वजह दे दी। आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूँ वो सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, उस एक इंसान के एहसास का फल है। अगर वो ना होता तो शायद मैं जेब काट रहा होता या सड़क पर पड़ा होता। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया सबको एक जैसी नहीं मिलती, लेकिन अगर एक इंसान एक भूखे बच्चे को देखे और उसकी भूख का एहसास करे तो शायद एक ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई और रुक गई और फिर कुछ रुककर उसने कहा, धन्यवाद उस फरिश्ते को और मेरी अम्मा को जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस भीड़ में बैठा एक इंसान, वरुण शर्मा, अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, कभी कभी वो हालातों की, मजबूरी की और समाज की आंखें मूंद लेने वाली बेरुखी की भी होती है। और अगर इस दुनिया में कोई सच्चा फरिश्ता है तो वो इंसान होता है जो भूखे को खाना,